चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सो ध्यान देना। ये तो 100 VBA क्वेश्चन का टारगेट, आज इसका पार्ट 4 है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। अब देखिएगा तो 17 में शायद पूछ ले हैं। कहता है कि 2 विटामिन का नाम लिखे एवं उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग। यानी कि हम लिखे 2 विटामिन आते को हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है, इस चलते क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो कहता है कि विटामिन ए, अब विटामिन ए के जब कमी होगा हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होगा। तो पहला का नाम है रतौंधी, ठीक है। एक होता है जीरोसिस। अब सवाल है कि सर ये कौन रोग है, तो एक रोग लीवर में होता है, ठीक है। अब ये तो बात है, ये है रतौंधी है ना। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा था, बोलो दिन में तोरा का हो रतौंधी हो, वही वाला बात होगा। अब विटामिन बी के कारण एक बेरी रोग होता है जो इस तरह से होता है, और एक भूख कम लगना। यदि आपको भूख नहीं लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है, ठीक है। अब विटामिन बी की कमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज कीजिए, नहीं तो भूख कम लगी था हो ना कि यार अच्छा भूखे न लगलो क्या करियो, तो वही बात है। सुनने के बाद अब अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ ले है तो NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों। कहता क्या कि देखो NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्योंकि NH3 जो है उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जो कि हम जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसका मतलब कि जेकर हाथ में फोन होता है वो सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है, पता है। जैसे मान लीजिए अगर दोस्त कोई लड़ गया, तुरंत फोन करेगा, हाँ रे आओ रे यहाँ बीमार हो लोगे, ठीक है, तो तुरंत आ जाता है वो। उसी तरह से तो जिसके हाथ में फोन होता है वही बनाता है हाइड्रोजन बंध। और देखो तो हाथ में फोन किसके किसके पास है, दिखाते हैं तो हाथ में फोन यानी कि HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा और NH3, जो कि एजा पड़ी क्वेश्चन में हमार है ना। तो बोल देंगे कि NH3 अणु एक दूसरे से अंतरान्वित हाइड्रोजन बंधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जबकि PH3 में नहीं पाया जाता है, या PH3 में ऐसी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप ये कह सकते हैं कि NH3 में था, PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, जिसके कारण। समझ बात को। चलिए अलग आता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बेस से भी दे सकते हैं, वो तो हम आपको नोट्स में लिखाया गया है, नहीं तो फिर यहाँ भी एक नया जो है तरीका है ना, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिएगा आराम से, क्या अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। तो हम इसी बेस पर बोल सकते हैं कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य इसलिए होती है क्योंकि उस संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है, और 8 में जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। नहीं है तो अगर वो याद है तो सही है, एक और नया हो जाए। कहता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इसका कारण आयनन एंथैल्पी उच्च होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो लब्धि है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि अधिक ज्यादा होता है, इसीलिए अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है शून्य होती है। अब देखिए अब खाली हम करेंगे और आप कीजिएगा तो मजा नहीं ना है, इस चलते हम सोचे हैं कि कुछ हम कर लेते हैं, कुछ आप कर लीजिए, है ना। यानी कि एक होमवर्क क्वेश्चन आपको बची है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। जो भी इस वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, और बनाने के बाद क्या करना है कि हमारे नंबर पर यानी कि 77 59 99 36 30 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है कि हाँ सर आप तो कर दिए काम, हम कर लिए। तो काम कीजिए ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए हम साइड हो जाते हैं। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता। जैसे हम कहते हैं कि घेर के रखे वाला कण, जैसे मान लीजिए अगर कोचा कोची कर गए आदमी बैठा रहता है ना। इस मान लीजिए हम बैठल है, अब हमको कितना लोग स्पर्श करेगा, इसे मान लीजिए हमको दाब सकता है, कितना भी दाब सकता है। एहने से कोई चाप देगा, कोई एहने से चापेगा तो 2 चपलाई,
आगे पीछे, यानी कि जय गो हमरा से स्पर्श होगा, ठीक है, वो क्षमता कुछ ना कुछ तो होगा, घेरेगा, वही बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोतल है, हम आधा पानी भर दिए, जैसे अगर मार्केट से आप चीनी लेके आते हैं और घर लाके दे दिए, घर मम्मी के लिए धर, क्या करते भर दे, जब चीनी भरती है तो पूरा एकदम ठक के भर देती है, तो उनका भाषा में क्या बोलबा, जो चीनी तो भर गया। साइंस की भाषा में क्या होता है कि जो उसके स्थान में खाली रिक्त स्थान बचा रहता है, क्योंकि चीनी का कण जो दिखेगा तो इस साइज का रहता है। अब चीनी का कब नहीं खाली स्थान बचेगा, जब एक दूसरे पर रखेंगे, तो संभव तो है नहीं कि हम क्या करेंगे कि एक दूसरे पर रखे ना पाएंगे हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो कहता है संकुलन क्षमता, किसी क्रिस्टल के जालक में अवयवी कण के क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरता है वही क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। आए बात समझ में, यानी कि एक क्रिस्टल जालक के जितना कण को घेरेगा, जैसे हम अभी जो चीनिया भरे थे डिब्बा में, आधा डिब्बा भरा आधा खाली है, तो चीनिया जो हमारा आधा डिब्बा जो भरा ना, वही क्या है, वही मेरा संकुलन क्षमता है। यानी कि संकुलन क्षमता निकालना होगा तो अवयवी कणों का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन गुना में क्या हो जाएगा, 100। समझ गए बात को, कोई दिक्कत हो? बाकी बैचेस में आपको पूरी तरह से पढ़ाई गई है, नोट्स पूरा पढ़ के ही रहें, क्योंकि वही आपका रामबाण है, ठीक है। ये तो खाली हम पानी दे रहे हैं जिए ला। देखा, अभिक्रिया की अनुक्ता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, आणविकता भी इसको बोल सकता है। तो आणविकता क्या है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या होता है। मतलब कि जैसे A+B या Na+Cl बोले ना बुआ, NaCl हो गए, तो ये निर्भर कर रहा है संख्या पर, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, 5 गो, जितना रहे। कहता है कि यह अभिकारक के साधन के घातों का योगफल होता है। हमने पढ़ाए भी है आपको कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो अभिकारक के साधन के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कहता है कि इसका मान शून्य नहीं होता है। जैसे जब होबे नहीं करेगा तो इन्हें होगा कहाँ, इससे होगा नहीं तो इन्हें रोएगा कैसे, है ना। तो वही बात है, यानी कि इसका मान शून्य नहीं होता है और इसका मान शून्य होता है। और अभिक्रिया कोटि का मान शून्य नहीं होता तो शून्य कोटि कहाँ से आता, नहीं आता। फिर कहता है कि यह हमेशा पूर्णांक में होता है और यह भिन्न भी हो सकता है। यह अभिकारक के दर को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह अभिकारक के दर को प्रभावित करता है। समझिए बात को, कोई दिक्कत? चलिए, आप आराम से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, वह हीमोग्लोबिन में हमनी के जो जो तत्व उपस्थित रहता है धातु के, हमने के उसको क्या करना है, ना होता। देखो, तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है, तथा इसके अलावा धातु बात कर दिया बउआ हमर, तो यहाँ हो गया आपको कुछ हो गया, लोहा हो गया। उसके बाद कहता है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी क्या होते हैं, बने होते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे आरएनए और डीएनए जो है वो कौन सी हमने के न्यूक्लिक अम्ल है। कहता है एंजाइम क्या है, क्वेश्चन अगला है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक क्या है, प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की जो क्रिया है उसमें क्या करता है, ये भाग लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप होमवर्क क्वेश्चन को कीजिए और होमवर्क करने के बाद आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, तब ना जाके हमको विश्वास हुआ कि हाँ हमारे बच्चे, और हर एक वीडियो में एक होमवर्क देंगे। जल्दी कि आप एक होमवर्क करने लग रहे हैं तो फिर आपको 2 होमवर्क देंगे। समझे बात को? तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।